बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल अहवाल हैं, दिन कैसे गुजर रहे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ज़रूर बताइएगा। लाइव कॉल्स के ज़रिए शो में आप लोग शामिल हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से हमारे जितने भी लाइव कॉलर्स हैं, जितने भी रेगुलर कॉलर्स हैं, वो हमें देख रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि जब से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई है तब से आप लोगों का साथ हमारे लिए काइंड ऑफ ऑक्सीजन का काम कर रहा होता है। कि कभी भी ऐसा होता है कि घर से हम कुछ थोड़ा डल होकर आते हैं, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार कभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कभी तबीयत की नासाजी होती है, तो ऐसा होता है कि यार ठीक है अभी थोड़ा डल है, लेकिन जैसे ही नई सुबह के सेट पे आती हूँ मैं और मुझे पता होता है कि मुझे डेली आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों के सामने जो है वो अच्छे से बात करनी है। मैं अगर आप लोगों को नेगेटिव वाइब्स ट्रांसफ़र करूँगी तो यकीनन यार वहाँ बैठे हुए जो स्क्रीन के उस पार मेरे लोग हैं वो भी बैठे बैठे कहीं ना कहीं डल हो जाएंगे। मुझे पता है बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे भी मुझे देख रही होंगी जिनके बड़ी घरेलू परेशानियां चल रही होंगी, या तो ससुराल में मसले मसाइल चल रहे होंगे, या फिर मैके में मसले मसाइल चल रहे होंगे, या फिर शौहर से थोड़ी बहुत अनबन हुई हुई होगी। कोई बात नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ये आप ज़िंदगी में ना ये चलते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तो लाइन सीधी हो जाएगी, और जब लाइन सीधी हो जाती है तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो ये लाइन कभी सीधी नहीं होनी चाहिए। मतलब अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इसको ज़िंदगी में रहना चाहिए। इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने की अगर बात की जाए तो सीखना ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम हमेशा कहते हैं कि जो लोग बहुत आगे एज को पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी उनकी एज बढ़ गई है, तो हम कहते हैं कि यार बस अब वो अगर कहीं कुछ सीखने जाएंगे, कुछ पढ़ने जाएंगे। मैंने हमेशा जिक्र किया अपने शो में उन बच्चों का जिनको देख के बड़ी खुशी होती है मुझे कि उनके पेरेंट्स अगर किसी वजह से एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए, कि उनके पेरेंट्स अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो भले, लेकिन अब इस एज में जब वो इस काबिल हो गए हैं बच्चे कि वो अब स्टेबल हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं इस एज में भी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत सारी मिसालें ऐसी मेरे सामने जिनको देखती हूँ मैं बड़ा प्रेस करती हूँ कि यार अच्छी बात है। बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यंग ब्लड, जैसे जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, तो हमें ये करना चाहिए। हमें अपनी जो हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, लाइक आप लोगों के घर में अगर नाना भी हैं, नानी भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, तो यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। आपके इतनी सारी दुआएं के हिसार में हैं आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास इस वक्त सिर्फ मेरी दादी हैं, लेकिन यकीनन बाकी जो हैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो देख रहे होंगे मुझे और हमेशा से जो है वो दुआएं देते रहे होंगे। और जैसे उन्होंने मुझे बचपन में दुआएं दी हैं, ऐसे ही वो अब मुझे जब वो मेरे साथ नहीं है, फिजिकली मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों के घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको बहुत पोलाइटली उनसे बात किया करें। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि हमारे घर का आज भी ये दस्तूर है कि इवन दो सब इंडिपेंडेंट हैं, मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, हम सारे कज़न्स आपस में सब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आज भी हमारे घरों का ये दस्तूर है कि जब भी हमारी दादी आके हमारे दरमियान बैठती हैं तो हमें अलाउड ही नहीं होता कि हम एटलीस्ट फ़ोन भी यूज़ करें। वो किस लिए? वो इसलिए कि दादी आई हैं और वो बात कर रही हैं, अगर वो बैठी हैं और हम सारे बच्चे अपने अपने फ़ोन्स में लगे हुए होंगे तो यकीनन उनको एक अजीब ही फील होगा कि यार मेरे बच्चे, मेरे जो जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो मुझे तवज्जो नहीं देते। इवन दो अगर हमारे साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं दादी, तो हमें ये भी अलाउड नहीं है कि हम जो है वो टेप रिकॉर्डर ऑन कर लें, वो भी बहुत लाउड वॉइस में। हमें ये कि आप जाहिर है आपकी फैमिली है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको वक्त दें। हम पहले सुनते थे ना कि बच्चे ना दादी से परियों की कहानियाँ सुन रहे हैं, नानियों से कहानियाँ सुन रहे हैं, वो लड़कियाँ जो है वो नानी के पास बैठ के बालों में तेल लगवा रही हैं कि भाई नानी ने चोटी बांध दी है। ये क्यों हम सुनते भी थे। और यकीनन उस वक्त के दौर की अगर बात की जाए तो आप देखें कि उन बच्चों की हेल्थ कैसी होती थी, उनके बाल कैसे होते थे, ये लहराते हुए बाल होते थे। मैं अपनी बात करूं द वे बैक तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, बट अब ये है कि अब अपने हाथ में चीज़ें आ गई हैं तो हमने बड़ा अपने आप को मतलब ऐसा कर लिया है कि अब अपने पे ख्याल नहीं रखा जाता अपना। बस अब ये होता है कि यार ये काम कर लें, ज़िंदगी में ये मीटिंग्स हैं, ये चीज़ें प्लान है। मंडे टू फ्राइडे तो आप लोगों के साथ होते हैं सुबह हम लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा स्कूल का दौर वापस आ गया है। और अगर जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी आप लोगों से कि हम डल आते हैं तो आप लोग भी डल हो जाते हैं, तो अगर हम बात करें ना पॉजिटिविटी की, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कभी भी पॉजिटिव वाइब्स के अलावा ना कुछ अपने अंदर रखा ही मत करें। आई नो
देयर आर सो मैनी थिंग्स दिमाग में चल रहा होता है, ये कैसे होगा यार, फ्यूचर में ये कैसे करेंगे, अब ये काम करना है, किसी के दिल में होगा गाड़ी लेनी है, किसी के दिल में होगा घर लेना है, किसी के दिल में होगा मुझे ये अचीवमेंट करनी है, मुझे करियर पे फोकस करना है, मुझे ऐसे मुझे वैसे। लेकिन ये सारी चीज़ें फ्यूचर की हैं। अगर आप फ्यूचर की चीज़ें इस तरह से सोच के मतलब एक्स्ट्रा सोच के आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, यानी कि अपना वो सेम डे ख़राब कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको टेंशन हो जाए, आप हाइपर टेंशन की तरफ चले जाएं, तो मैं समझती हूँ कि फिर फ्यूचर में भी अगर आपकी सेहत ही उस काबिल ना रही कि आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सके तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट को सेट रखें, फोकस माइंडसेट के साथ अपनी चीज़ों पे काम करें, और सबसे बेहतरीन काम ये कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे ना उतना ही नेगेटिव वो होता जाएगा। अगर लेट सपोज मेरे हाथ में दर्द है और मैं इसको एक मतलब अपने दिमाग को एक सिग्नल देती रहूँगी मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, तो डेफिनेटली वो दर्द कभी भी नहीं जाएगा। और अगर मैं इग्नोर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए कि हाँ ठीक है यार हो गया है, अब खुद ही ठीक हो जाएगा, तो मैं अपनी बाकी चीज़ों पे काम कर सकूंगी। अगर एक ही चीज़ को हम दिमाग में रख कर बैठेंगे तो फिर हम उसी चीज़ पे फोकस रहेंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं हमेशा लोगों की बातों की कि यार लोग लेग पुलिंग करते हैं, लोग बैक बाइटिंग करते हैं, कोई ऐसे बोल देता है, कोई वैसे बोल देता है। इसको भी अगर आप सोचते रहेंगे ना तो यकीन जानिए आप अपनी मंजिल को कभी भी हासिल ही नहीं कर सकेंगे, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकेंगे। एक रास्ते पे आप जा रहे हैं, किसी भी गली से आप गुजर रहे हैं, किसी भी रोड से आप गुजर रहे हैं, वहाँ पे आसपास 10 लोग होते हैं। अगर आप हर एक का ओपिनियन आपके लिए मैटर करेगा ना तो फिर आपका अपना ओपिनियन कहीं दब के रह जाएगा। आपको पता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिवाय उस रब की ज़ात के। मुझे जो है वो अपनी अंदर जो मेरी एनर्जी है वो मुझे पता है, मुझे मेरी फैमिली से मिल रही है, मुझे मेरे सपोर्ट सिस्टम से मिल रही है। दैट्स इट। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह की हेल्प मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं पॉजिटिव काम कर रही हूँ, देन गो। उसके बाद आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे, हाँ लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जब हद से ऊपर चले जाए ना इंसान, मतलब बिल्कुल ही एक्स्ट्रा हो जाए इंसान, तो फिर आपको मुंह तोड़ जवाब एक दफ़ा तो दे देना चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे को भी लग पता जाए कि उसका पाला किससे पड़ा है, या वो जो है वो मतलब ठीक है अगर बहुत ज़्यादा आपको फेस करने को मिल रही हैं चीज़ें तो अपने आप को फिर बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ना होने दें। एक टाइम के लिए इग्नोर करते रहें। ये नहीं कि हर छोटी बात पे आपने पलट के जवाब दे दिया, ऐसा नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाएं चीज़ें और आप उनको फिर हैंडल नहीं कर पा रहे या फिर आप सुन नहीं पा रहे, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है ना, जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है अच्छे से। बात आ जाती है सिर्फ अच्छी तरबियत की कि आपकी तरबियत कैसे घर में हुई है, आपको बोलना इस तरह से लोगों को जवाब देना सिखाया गया या नहीं सिखाया गया। तो आपने बस ये करना है कि अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई आपको परेशान कर रहा है तो पहले सुनें, पहले देखें, ज़रा देखें कितने पानी में है वो बंदा बंदी जो भी है। उसके बाद थोड़ा सा कोशिश करें कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब ठीक है इग्नोर कर दिया, लेकिन जब पानी गुजरता है सर के ऊपर से तो फिर आप उसको बताएं कि देखें जी आपने जितना सुनाना था या आपने जितना कहना था या आपने जितना करना था आपने कर लिया, अब मेरी बारी है। मैंने कल भी एक बात कही थी और वो बात मैं डेली उन लोगों के लिए शेयर करती हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब कोई टैलेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई उनके पास हुनर नहीं है, किसी किस्म का उनके पास आर्ट नहीं है, बस वो बिला वजह अपने आप को आर्टिस्ट कहला रहे होते हैं या बिला वजह वो अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसा कहला रहे होते हैं जो उन पर सूट ही नहीं करता। तो उनके लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ करने दो जो बकवास करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही हमेशा आवाज़ करते हैं। तो जो खाली होता है ना उसी को शोर मचाने का जो है ना वो, मतलब अब आप एक खाली बर्तन में ना आप ऐसे करके कोई पत्थर डाल दें, आपको देखें कैसे आवाज़ आएगी। वही बर्तन भरा हुआ उसमें आप पत्थर डालें तो आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। तो बस ये हमारे माइंडसेट का मसला है बहुत सारे लोगों के, जिनको ये लगता है कि भाई अगर हम शोर शराबा करेंगे, या मतलब शोर शराबा इन अ सेंस कि अगर हम लोगों पर कीचड़ उछालेंगे, लोगों की लेग पुलिंग करेंगे, लोगों को जो है वो लोगों के लिए बैट बैटिंग करेंगे, तो शायद लोग अपने टारगेट से पीछे हट जाएंगे या शायद लोगों को जो है वो अपना फिर उनका फोकस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। और अगर सोचने की बात की जाए तो यहाँ पर मैं ज़रूर लिंक करना चाहूँगी, मैंने अभी स्टार्ट में भी आप लोगों से कहा था कि इंसान जो है ना वो अपने आप पे से अब ध्यान हमारा हट गया है कि भाई अब पहले तो था कि अम्माएं ख्याल रख लेती थी, दानियाँ दादियाँ ख्याल रख लेती थी, अब ऐसा होता है कि हमारा अपने आप पे से ध्यान हट जाता है, हम अपने आप को अपनी केयर नहीं कर पाते, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है। और हम हमेशा जब भी ब्यूटी पे बात कर रहे होते हैं अपने शो में, हम हमेशा कहते हैं कि यार आप अपने आप को टाइम दिया करें, अपनी जो आपके जो फीचर्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए देयर आर सो मैनी थिंग्स जिस पे आप जा सकते हैं। और आज का शो इसलिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के पहले सेगमेंट में हम
हम बात करने जा रहे हैं आपकी ब्यूटी पे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि आज के शो में मुझे करने हैं, जो गेस्ट हमारे साथ होंगे उनसे। मेरी प्यारी प्यारी वो सारी बहनें जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, देखें मैं आपको बताऊं कि आगे जो है वो रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान के बाद भी ईद भी आनी है, तो उस पर आप लोगों ने अपने आप को अच्छा सा वेल ग्रूम करना है। और एक वर्ड, एक टर्म जो कि हम हमेशा से यूज़ करते आए, सुनते आए हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड में है, एस्थेटिक। जब हम एस्थेटिक की बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट इज़ एस्थेटिक, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स भी बहुत सारे हैं और कुछ लोगों के मिसकंसेप्शंस भी हैं जिनको आज के शो में पहले सेगमेंट में हमने क्लियर करना है। सो ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे और आप तमाम लोग उनसे कर सकते हैं क्वेश्चंस लाइव कॉल्स के जरिए भी। कहीं मत जाइएगा, नई सुबह के साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हमेशा हमें वो देख रही होती हैं जिनको हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि यार ठीक है अल्लाह पाक ने हमें अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, लेकिन थोड़े से फीचर्स इन्हांस करने की ज़रूरत होती है, या अपने आप को थोड़ा सा फेयर करने की, या अपनी ब्यूटी को थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आजकल एक बड़ा ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रो में, एस्थेटिक का। लेकिन ये एस्थेटिक भी प्रॉपर होना चाहिए, इसकी नो हाउ होनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आपको जाना चाहिए जो कि वाकई इस चीज़ को पढ़कर बैठे हैं, इस चीज़ के बारे में स्टिल अभी पढ़ भी रहे हैं। और दूसरा ये कि इस पर जितनी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जितनी चीज़ें होनी चाहिए, वो सब उनको पता है। ये ऐसा नहीं हो बिल्कुल भी कि किसी को कोई नॉलेज ही ना हो कि आपकी स्किन जो है उसके साथ किस तरह से जो है वो खेलना है। क्योंकि ये एक तरीके से मतलब ऐसा है ना कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं एस्थेटिक का, तो वो एक तरीके से आप प्ले कर रहे हैं, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये खेल वो वाला खेल ना बन जाए कहीं कि आपकी वजह से किसी की स्किन ख़राब हो जाए, किसी की स्किन पे कोई मार्क्स आ जाएँ, कोई चीज़ें हो जाएँ। लेकिन आज जो लोग हमारे पास नई सुबह के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मैं समझती हूँ आज उनसे बड़े डीपली हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी ऑफ एयर भी उनसे काफ़ी डिस्कशंस हो रही थी, उन्हीं डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे हम ऑन एयर भी। आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग स्किन, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप भी लाइव कॉल्स के जरिए नई सुबह का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आज अपना फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज इसलिए करने वाली हूँ कि आज मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ फ्रॉम दिस साइड। वैसे हमेशा मैं लेडीज़ फर्स्ट आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि हम हमेशा लेडीज़ का इंट्रोडक्शन पहले करवाते हैं, बट आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके यहाँ से हम इंट्रोडक्शन का आगाज़ करते हैं। और वो आगाज़ ये है कि इस वक्त मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि वो पाकिस्तान में बड़ा कम अरसे के लिए मौजूद होते हैं, क्योंकि वो बाहर भी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में हैं वो इस वक्त। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि नई सुबह में उन्होंने टाइम दिया है। CEO अस्कोरियन एस्थेटिक मेरे साथ इस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है डॉक्टर अशोक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, बट पहले जरा इधर भी हम इंट्रोडक्शन करा दें, चूँकि यहाँ पर एक फीमेल मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं अस्कोरियन एस्थेटिक की, और मैं आज उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ, उनसे भी बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। सो डॉक्टर महक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। कैसी हैं? I'm great. What about you? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, पहले तो ये बताइए। वंडरफुल। बहुत, सबकी अच्छी गुजरती है लेकिन आपकी ज़्यादा इसलिए अच्छी गुजरी कि लोगों को खूबसूरत बना के अच्छी गुजरती है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। Yes. डॉक्टर साहब, कब तक हैं अभी फिलहाल आप पाकिस्तान में? अंटिल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, उसके बाद आप चले आएंगे? यस। लेकिन फ्रीक्वेंटली आना जाना होता है क्योंकि हमारी बेस तो यही है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी धरती तो यही है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, तो ऑन एयर भी हम उसका खुलासा ज़रा करें। बेसिकली हम ये पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आप क्योंकि ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में आप लोगों की ब्रांचेस भी हैं, आप लोग चीज़ें भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ और यहाँ एस्थेटिक के मतलब एस्थेटिक का काम चेंज है, डिफरेंट है। मैं चाहूँगी ज़रा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पाकिस्तान में और बाहर ममालिक में जो है वो एस्थेटिक को क्या प्रोसेस है, वो क्या नाम दिया जाता है? ये नाम तो एक ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम यहाँ पे अपनी स्किन के लिए इतने वेल कॉन्शियस नहीं है।
हम नहीं सोचते नहीं है, लेकिन बाहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आप उसको कह सकते हैं कुछ क्रेजी या ओवर कॉन्शियस भी हैं। उनके अगर चेहरे पे स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो फिर उनका सब कुछ समझे, वो समझती हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ तो हमारे यहाँ क्योंकि जो नॉर्मल अदर डिजीज़ हैं, देखें एक है डिजीज़ कि अगर हमें डिजीज़ है, हमें सर में दर्द है तो हम क्या स्किन के बारे में सोचेंगे, हमें पेट में दर्द है, हमें कमाई की लगी हुई है, हमें पानी की लगी हुई है, लाइट की लगी हुई है, यानी यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हम जो नेक्स्ट स्टेप वाली चीज़ें या जिसको हम कहते हैं कटिंग एज वाली चीज़ें कि हमें फ्यूचर में इस किस्म की चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। उसका सिंपल मैं आपको बता दूं कि हम यानी ये है कि हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं अपनी बॉडी में। चलें अगर हमारे बाल निकल गए या हमारी स्किन पे कुछ हो गया या नहीं भी हुआ, हम मोर ब्यूटीफुल होना तब चाहेंगे जब हमारे और जो है प्रॉब्लम्स ना हो। तो बाहर क्योंकि वो चीज़ें होती नहीं है तो वो सब स्किन पे फोकस होता है, वो ज़्यादातर स्किन पे, ब्यूटी पे, इस पे ज़्यादा। हमारे यहाँ देखें बहुत ज़्यादा धूप होती है लेकिन कोई सनस्क्रीन नहीं लगाता, वहाँ पे धूप भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी मैन या फीमेल आपको नहीं मिलेंगी जो सनस्क्रीन के बगैर बाहर जाए। यहाँ पे हर देखें ना, जितने भी आप लोग देखें उनकी स्किन बर्न है, पिगमेंटेशन है, लेकिन वो नहीं सोचते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, या पता तो होता है लेकिन दे डोंट हैव द टाइम, दे हैव लॉट ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। सो ये थोड़ा ट्रेंड है। अब जैसे यहाँ पे हमने समझे कि अब लास्ट वीक ही हमने स्टार्ट की थी, तो हमने लास्ट वीक हमने 2 डेज चलाए थे, उसमें हमारे 20 आए थे यानी पेशेंट। हमने अपॉइंटमेंट ही तकरीबन 20 को दी थी, 10 रखे थे पूरे दिन में। तो 20 में से अब हमारे यहाँ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो है एक तो फेस की करते हैं बायो माइक्रो नीडलिंग, जो पाकिस्तान में कोई नहीं करता, फकत हमने इंट्रोड्यूस यहाँ पे की है फर्स्ट। बायो माइक्रो नीडलिंग, ओके, यस। यहाँ पे माइक्रो नीडलिंग होती है, लेकिन वो उसको क्यों माइक्रो नीडलिंग कहते हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में माइक्रो नीडलिंग करता है, क्योंकि माइक्रो का मतलब है विच यू कैन नॉट सी, लेकिन यहाँ पे आप देखें माइक्रो नीडलिंग में आप जो है वो हाँ वो तो नीडल्स लगती हैं बाकायदा। तो क्यों इसको माइक्रो नीडलिंग करते हैं? अब ये ट्रम हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, बायो माइक्रो नीडलिंग। अब हमारी जो नीडल्स है वो हम 15 मिनट्स में 5 मिलियन हम नीडल्स जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं सिर्फ यानी मसाज से। 5 मिलियन जो है वो नीडल चली जाती है विदाउट एनी फीलिंग, नो पेन, कुछ भी नहीं होता है, आपको फील ही नहीं। आप 15 मिनट के बाद बाहर चले जाएं, आप देखें आपके फेस पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो जो नीडल्स हैं हम दिखाते हैं सबको कि देखें ये नीडल्स जो हैं वो पाउडर के फॉर्म में होती है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगी तो वो बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो आपको फील नहीं होंगी। हम दिखाते हैं कि देखें ये माइक्रोस्कोप में ये इतनी नीडल्स हैं, उनको हम जो है वो हमारे अपने सेल्स से और हमारे पास जो और टोटली हर्ब चीज़ें होती हैं, नॉन सेंसिटिव यानी एलर्जिक नहीं होती हैं, उनसे हम उसको स्टक करके वो इंजेक्ट कर देते हैं। और जब वो हमारे चेहरे में इंजेक्ट हो जाती हैं तो विदिन 3 डेज आपकी जो स्किन है वो पील ऑफ होती है, जो आप फील करेंगे, देखेंगी कि हमारी जो ये ओल्ड स्किन है वो निकल रही है और अंदर से जो है वो न्यू स्किन आपकी इरप्ट होती है, और वो नॉन इन्वेसिव है। यस, इसको हमने क्योंकि बाहर जो है ना, यहाँ पर एज ए मैं डॉक्टर मैं तो कर सकता हूँ इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव, लेकिन बाहर हमें इन्वेसिव चीज़ें करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इवन दुबई भी है, तो इन्वेसिव चीज़ें करने के लिए एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है लाइसेंसिंग के लिए। क्योंकि इवन मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डिग्रीज हैं, तो लेकिन हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर भी इन्वेसिव चीज़ों के लिए करना पड़ता है सब चीज़ें, यहाँ पर भी वही लाइसेंसिंग सब चीज़ें हैं, लेकिन नॉन इन्वेसिव के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ना दुबई में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना हमने, क्योंकि आप इन्वेसिव कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो कहते हैं दिस जस्ट लाइक द कॉस्मेटिक, एग्जैक्टली, ये तो उस कॉस्मेटिक में आ जाते हैं, बट दैट्स नॉट कॉस्मेटिक, वो बाकायदा जो है उसकी एक साइंटिफिक जो है वो चीज़ें हैं। तो ये है फेस की। और दूसरी हम करते हैं वही हम जो है वो मेसोथेरेपी विथ आवर ओन सेल, हम हेयर की भी करते हैं। और थर्ड जो है वो मेंस हेल्थ है, उसका भी हम
जो है वो उसी अपने हमारे सेल से ही करते हैं। तो वही मैं आपने पूछा ट्रेंड क्या है, exactly. तो हमने 20 पेशेंट देखे थे, 20 पेशेंट में से सिर्फ 2 पेशेंट थे जो हमने देखे जो फेस के लिए आए थी। वो कुछ सेलिब्रिटीज थी, क्योंकि दे वर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर फेस। एग्जैक्टली। तो इवन वो हो सकता है वो परेशान हो, उनको और परेशानियां होंगी, लेकिन बिकॉज दे वर कॉन्शियस अबाउट द फेस, तो वो 2 आई थी हमारे पास फेस के लिए, और 2 जो थे वो थे जो तो वो हेयर के बारे में आए थे, तो ये 4 हो गए। तो तकरीबन 15 या 16 पेशेंट्स थे, वो सब मेंस हेल्थ के थे। वो अब मेंस हेल्थ जो है वो फिर डिजीज में आ जाता है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे ट्रेंड हमारा ब्यूटी की तरफ कम और हमारी अपनी जो डिजीज अब एक है। अब वो एक ऐसा जो है वो यहाँ पे आप देखें कि आपने शायद सुना भी होगा कि पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ है वो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री हो गया है, क्योंकि 30% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है, 32% को। तो अब वो डायबिटीज़ को देखे या अपने फेस को देखे? हाँ, अब डायबिटीज होगा, आगे उसका आधे को तो ब्लड प्रेशर भी होगा, बिल्कुल। फिर उसके जो है ना वो, अब डायबिटीज से आपको पता है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर आई का भी उसके पास प्रॉब्लम होगा, किडनी का भी होगा, सब चीजें होंगी। तो वो उस सारी चीजों को मैनेज करें, अपने फेस को, ब्यूटी को मैनेज करें। तो वो अब वो सिर्फ डिजीज को देखते रहते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे क्या हो रहा है। यहाँ पे वो हेल्थ की तरफ कम जाते हैं। तो जो मेंस हेल्थ है ना वो डिजीज में आ रहा है, समझे ये कि वो समझते हैं कि वी आर अनफिट, वी हैव टू बी फिट। अब वहां पे ये चीजें नहीं है। वहां हमारे पास अगर 20 पेशेंट हो तो आप इनको कैसे कि 14 to 15 जो है वो फेस के होते हैं। अब वहां पे जो यहाँ पर भी अभी क्योंकि इतना बहुत ज्यादा हमारी बात जो है वो फैली नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा फैली है, तो इवन दुबई में भी। तो वहां पर जो एस्थेटिक का काम करते हैं काफी सालों से, दे आर वरीड अबाउट इट, क्योंकि वो तो आपको हर, अब मिलाजमा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए आप अलग थेरापी देंगे, फिलर देंगे, आपको रिंकल्स के लिए जो है वो बोटॉक्स देंगे, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, इवन डिफरेंट लेजर्स भी हैं, वो आपको देंगे। लेकिन हमारी एक ही ट्रीटमेंट आपके सब रिजॉल्व करती है। आपको एक्नी के लिए वहाँ पे अलग चीज़ें होंगी, लेकिन हमारी, आप किसी भी एक्टिव जो है वो एक्नी हो, वो हमारी 1 से 2 ट्रीटमेंट में आपका फेस जो है वो क्लियर हो जाता है। वो एक ही जो है वो ट्रीटमेंट में आपकी सब चीज़ें सही हो जाती है। तो अब वो एक बिजनेस तो है ना अपनी जगह पे, ऐसा ही। तो वो फिर परेशान है कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई है। और इवन वो एस्थेटिक भी हमारे यहाँ पर भी 2-3 एस्थेटिक्स के भी लोग आए थे जिनको हमने ट्रीट भी किया है। They came here, they told us कि we are aesthetic but we want to see it, what is this? तो हम पहले खुद करना चाहते हैं और हमने उनका किया। सर जैसे आपने बताया ना भी कि भाई डिफरेंट, वहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए डिफरेंट जो है वो डिफरेंट, आपकी डिजीज के लिए डिफरेंट, एक्नी के लिए अलग चीज़ है, हर चीज़ के लिए अलग है। ऐसे ही हमारे पास एक मिसकंसेप्शन है बड़ा कि हमने देखा, अगर लेट सपोज महक ने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो मैं ही समझती हूँ वो मुझ पे भी सूट करेगा। लाइक हमने कॉपी बहुत करना है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हमारी स्किन पे क्या सूट करना है, लेकिन जो सामने वाले ने लगाया है या जो सामने वाले ने किया है हमें भी वो करना है। सर इसकी अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं हम लोगों को? देखें, हर जो है ना, हर इंसान की स्किन, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, बिल्कुल, तो स्किन भी अलग अलग हैं। तो हम फकत उसी को, हम जैसे हम ट्रीट करते हैं, हाँ। हमारी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसकी हम कोई फीस वगैरह चार्जेस नहीं लेते हैं। सही। तो पेशेंट जब भी आता है या जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनको असेस करते हैं कि आइदर ही और शी इज एलिजिबल फॉर द ट्रीटमेंट और नॉट। अगर वो एलिजिबल होते हैं, सही, तो हमें पता है कि इसको फायदा होगा, तो फिर उसको फर्दर करते हैं, वरना उनको बता देते हैं कि आपको इतना फायदा होगा और उनको दिखाते भी हैं। जैसे हेयर की ट्रीटमेंट में, फेस में भी हम उनको माइक्रोस्कोप पे फेस में दिखाते हैं। हमारे पास छोटा माइक्रोस्कोप है, उसमें प्रोब लगा हुआ है, उस प्रोब से टीवी में उसको दिखाते हैं कि देखिए बेटा ऐसे जो है वो चीजें आपकी हैं, हाँ। और इसमें ये चेंज होगी, सही, उसको पहले ही बता देते हैं। ऐसे हेयर में भी बताते हैं कि आपके ये फॉलिकल्स हैं बचे हुए हैं, यहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन जहां पे ये फॉलिकल नहीं है, बिकॉज वी रीजनरेट, वी डू नॉट क्रिएट, हम पैदा नहीं करते हैं चीजें, वो तो अल्लाह की तरफ से है, या तो आप ट्रांसप्लांट कराएं, हाँ। जो चीज खत्म हो गई तो खत्म हो गई, लेकिन ये चीजें जो समझे कि ऑलमोस्ट खत्म है, उनको हम रीजनरेट करेंगे। वो भी दिखाते हैं, उनका फोटो निकालते हैं, देखें ये समझे कि ये
यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे इतनी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, वो हम उनको बताते हैं। डॉक्टर महक, अगर आपसे बात की जाए, ज़ाहिर है आप एज ए डायरेक्टर काम कर रही हैं, तो अगर एक आपका ओपिनियन लिया जाए, आप इस वक्त पाकिस्तान में क्या देखती हैं, आप एस्थेटिक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? जो अब फ्यूचर है वो तो नॉन इन्वेसिव पे ही जा रहा है। अगर हम ईज़ पे जाएं और कंफर्ट पे जाएं तो बायो माइक्रो नीडलिंग जो है वो एंड है। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे जो है वो पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी चीज़ आई है जो आपको, पहले हम बोलते थे ना कि ब्यूटी विद पेन, हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट हमने चेंज कर दिया है, ब्यूटी विदाउट पेन। अब आपको कोई पेन जो है वो नहीं होगा। हाँ, अब आप इजीली जो है वो खूबसूरत भी हो सकते हैं और एक ही ट्रीटमेंट में आपको सारी चीज़ें जो है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी आए जो वर्स्ट केसेस हो गए थे, लाइक कहीं और से करवाया हो और उसके बाद उनका हालत बिगड़ गई और उन्होंने यार अब आप और किसी का तो मैं क्या बोलूँ, मेरा खुद का फेस जो था वो वर्स्ट हो चुका था ओह बिकॉज ऑफ सम, आप ऐसा बोल दें कि एक रिएक्शन, ओके, तो उसकी वजह से मेरा खुद का फेस जो था वो वर्स्ट हो चुका था। ओवर एक्नी और ब्लैक मार्क्स, पता नहीं क्या क्या हो चुका था। विद 2 ट्रीटमेंट्स आपके सामने है मेरा फेस। हाँ, इट्स बेटर, इट्स माशाल्लाह मच बेटर। Yes. और मुझे खैर पहले का फेस तो नहीं पता कि वो कैसा हुआ था आपका, लेकिन ये कि अभी तो बहुत ही खैर माशाल्लाह से सेट है फेस। मैं आपको मेरी जो विदाउट मेकअप मैं आपको जो है वो मेरी पिक्चर्स पहले वाली और अब तो आप देख रही हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नहीं तो ये तो मैं खैर आप जब बोल रही हैं ऑब्वियसली हमें तो खैर भरोसा है और यकीनन ऑडियंस को भी भरोसा ही होगा। तो अच्छा, क्या मतलब एक अंदर से क्या फीलिंग्स आती थी जब अपना तो खैर आपके साथ एक हो ही गया था, लेकिन कोई पेशेंट कोई क्लाइंट ऐसा आ जाए जिसका कोई केस वर्स्ट हो गया हो, तो मतलब गुस्सा नहीं आता था कि यार किसी क्या कर दिया बेचारी के फेस नहीं, के बस साथ? ये चीज़ होती है कि हमें यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, ना ऐसा ही करने वालों को है ना कराने वालों को है। ऐसा ही है। तो जब मैं गई थी तो वो हमारे एक अपने ही थे, हाँ, तो जिन्होंने बस मुझे फोर्स किया था कि कुछ नहीं होता, आप जस्ट करवा लें, कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं अपने फेस के अबाउट जो है ना वो बहुत कॉन्शियस थी और मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। तो एक ही बार मैंने वो गलती की जिससे मेरी कंडीशन ऐसा समझे कि बिल्कुल वर्स्ट हो गई। तो उसके बाद तो मतलब थैंकफुली कि हमारा जो ये ट्रीटमेंट है बायो माइक्रो नीडलिंग वो हमने स्टार्ट कर लिया और अब वो चीज़ें जो है अब उसका वो पेन नहीं रहा कि अब मेरा फेस जो है वो बिगड़ गया है या अब रिजॉल्व नहीं हो सकता। पहले तो ये चीज़ थी कि अब मेरा फेस उस कंडीशन में वापस कैसे आएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, इतनी मेडिसिन के बाद भी वो चीज़ करेक्ट नहीं हो रही थी। एग्जैक्ट। तो अब जो है वो चीज़ नहीं है। अब जितने भी मुझे देख रहे हैं जिनके फेस पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, तब उनके लिए ये सॉल्यूशन है। बिल्कुल तो ऐसा वो ही भी मेरी तरह जो है वो खुश हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एज अ डायरेक्टर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मैं जो हूँ वो फेस और हेयर के ट्रीटमेंट पे मैं काम करती हूँ। करती हैं, ठीक है। स्टाफ भी होगा ऑब्वियसली साथ? Yes, तो इस वक्त की obviously. क्लिनिक में कितना स्टाफ मौजूद है? अच्छा, हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं और हमारी मैनेजर भी हैं, हमारे मार्केटिंग वाले लोग भी हैं, तो सब चीज़ें हैं, सारी टीम एक साथ हम अब काम कर रहे हैं। कोई भी काम चाहे कुछ भी हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, टीम के बगैर तो वैसे ही ना Definitely. कहीं भी Team आपकी is power. एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब से अगर मैं ये बात पूछूं, जो अभी हमने एक बात कनेक्ट की कि यहाँ तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं ही हैं, लेकिन जाहिर है आपने तो माशाल्लाह से एक चीज़ को पूरा एक बनाया है, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। डॉक्टर साहब क्या सोच के मतलब ख्याल आया, या तो लोगों के बिगड़े हुए चेहरे देख के ख्याल आया कि यार मैं अब ये वाला काम करना शुरू कर दूं ताकि लोगों का थोड़ा फ़ायदा हो जाए? हाँ, ये कॉन्सेप्ट था क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे एस्थेटिक्स हैं जैसे इनके साथ भी हुआ, तो वो एक दूसरे से करते हैं। तो जब मेरे पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे मैं जो भी अच्छी या एक ऐसी चीज़ देखता हूँ, तो मेरी इवन कुछ आदतें, कुछ चीज़ें, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यार ये मेरे मुल्क में भी हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरे जहन में आता है। हालांकि मैं देखिए मैं सिटीज़न हूँ वहाँ का और मैं वहीं पे रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई वहाँ पे अच्छी चीज़ या वो चीज़, अपना पैट्रियोटिज्म जाग जाता है। हाँ वो नेचुरल है। क्योंकि
अब हमारी माँ तो यही ऐसा ही, धरती है ना। बिल्कुल ऐसा ही। हम वहाँ पे ये करते हैं कि भाई ये हमारी माँ है, वो हमारी मौसी है। भाई वो हमारी माँ तो है, वो भी हमारी धरती माँ है, लेकिन माँ के बराबर ही है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ही हमें पाला है। हमें पैदा जन्म तो हमें इस धरती ने दिया, लेकिन उस धरती ने हमें पाला है, पोसा है, और हमें रिफाइन करके हमें किया है। हमारी जितनी भी चीजें, उस पे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का है, उस धरती का है। हम उसके भी जो हैं वो बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है, बिल्कुल उससे हम प्यार नहीं, लेकिन प्यार से ज्यादा ही कुछ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो यानी वो मेरा एक इंस्टिंक्ट रहा है। कोई भी वहां पे अच्छी चीज, इवन आप बिलीव करें कि मैं रोड जब वहां पे अच्छे देखता हूं तो यार हमारे मुल्क में भी ऐसे रोड कैसे हो सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए हमारे कैसे हो सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब अब और चीजों में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर बियॉन्ड माई अप्रोच। लेकिन अगर मेडिकल की कोई चीज हो तो उस पर अगर मैं कर सकता हूं तो मैं ज़रूर ये सोचता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए भी करूं, ताकि लोगों को एटलीस्ट वो करें या ना करें, लेकिन लोगों को पता हो कि ये सही है, ये गलत है, या ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। वो मेरा कॉन्सेप्ट शुरू से लेके रहा है अपनी धरती के लिए। अच्छी बात है। मैं तो समझती हूँ, मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा कहती हूँ कि लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कि भाई आपने कुछ नहीं किया। हम ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं। अभी पहले आप अपना तो देखें कि आपने क्या किया। हाँ, हम जितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपने इस कंट्री के लिए, अपने धरती के लिए बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं, और अभी भी हमारी है कि लास्ट साल तक भी जितना कर सकते हैं वो हम बिल्कुल करें। और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो अपने मुल्क का इतना सोचते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि अगर एक छोटा सा स्टेप भी आप लोग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके उस मुल्क का उससे कोई फायदा है, तो आप यकीनन जो है वो उस पर आसानी से अपना स्टेप ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी खुद पे भी ट्राई किए हैं अपने ट्रीटमेंट वगैरह? मतलब जाहिर है ऑब्वियसली मेल भी करवा सकते हैं भाई, आजकल तो हक है। वहां पे आपको ज्यादा से मेल भी कराते हैं। मैंने खुद भी अपनी 2 ट्रीटमेंट मैंने अपनी भी की हैं, और आप अगर मेरे भी इस तरीके से करें, मेरे काफ़ी दोस्त हैं उन्होंने किए हैं। यहाँ पे मेरे 2-3 दोस्त हैं जो, अब मैं नाम नहीं लूँगा, जो बहुत, दे आर वेरी बिग सेलिब्रिटीज हियर, वी आर डूइंग दिस ट्रीटमेंट ऑन देम एज वेल। ओके ग्रेट। तो हम उन पे भी कर रहे हैं, फेशियल भी कर रहे हैं, मेंस भी कर रहे हैं, और प्लस जो हेयर ट्रीटमेंट है वो भी कर रहे हैं। 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते में वी हैव डन अ लॉट ऑफ द थिंग्स, स्पेशली विद द जो यहाँ की जो बड़े नाम है, उनके साथ हमने किया है। मैंने खुद भी अपनी की है। आई कैन शेयर माई थिंग्स एज वेल कि मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। बिल्कुल सर। अगर सर डॉक्टर साहब अगर बात करें, ये जो हमारी होम स्किन केयर रूटीन्स होती हैं, होम रेमेडीज होती हैं, आप क्या समझते हैं बीइंग अ एस्थेटिशियन के, आपको क्या लगता है ये मिथ्स हैं या इफेक्टिव हैं? देखें, अब जो गलत बात होती है ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। ये एक कुदरत का एक असूल है, तो उनमें है इफेक्ट होगा, थोड़ा थोड़ा है। यानी अब उसमें आपको 6 महीने, साल, 2 साल लगेंगे। वही उन्हीं चीज़ों से, समझे, वही चीज़ें हमने साइंटिफिक वे में, अब यहाँ पे जो है ना, अब देखें जो ट्यूमरिक के आपको कैप्सूल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में चलें आपको ट्यूमरिक के कैप्सूल मिलते हैं। ओके, यस, नाइस। तो लहसुन के आपको कैप्सूल मिलेंगे। तो कौन लहसुन ट्यूमरेट को लगाए, ये करे, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। बहुत लंबे प्रोसेस है, तो वो नहीं करते। तो आपने वो टेबलेट खा ली, खत्म। अब इतनी सारी आप घर पे जो है वो करें, और उसका इफेक्ट भी इतना नहीं होता है। उसको डोज लेने के लिए आपको इतनी सारी चीज करनी पड़े। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो ट्रीटमेंट है वो आपके 15 मिनट की ट्रीटमेंट, आप अपना रूटीन करें। वहां पे लोग जो है वो बैठना नहीं चाहते। 2 दिन बैठ गए तो वो समझते हैं 2 दिन हमने कमाया नहीं। वहां तो आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं ना। तो अगर आप किसी के 10 आवर, और मिनिमम वहां पे कास्ट समझे कि $30-40 पर आवर है, कोई $80 $90 कमाता है, वो कहता है मैं अगर 2 दिन बैठ गया तो मेरे तो $1000 चले जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो इसी तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं हमने की, बस बात खत्म, 15 मिनट में फारग करो, गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर तो थोड़ा वो ट्रेन नहीं है ना, तो घर की चीजें इफेक्टिव होंगी। आई थिंक सो, आई नेवर यूज्ड इट, लेकिन मैं समझता हूं उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। और यानी 2 साल तक करें, वो आप 1 दिन में कर दें, 2 दिन में कर दें, आपकी वही रिजल्ट
उससे बेहतर डॉक्टर रिजल्ट महक, होगी। जैसे अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जो फेशियल्स हम नॉर्मली करवाते हैं वो जाहिर है इतना स्टे नहीं करते जितना ये ट्रीटमेंट करती है ऑब्वियसली। तो मैं चाहूंगी जरा इस पर भी हम बात करेंगे अभी। अच्छा, फेशियल्स जो है वो एक हमारी स्किन की एक क्लीनिंग का रूटीन है। सही, हाँ। और वो हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करता। हाँ, जो बायो माइक्रो नीडलिंग है वो तो हमारे प्रॉब्लम को ही रिजॉल्व कर रही है ना। अगर हमें पिगमेंटेशन है तो फेशियल हमारी पिगमेंटेशन तो ख़त्म नहीं करेगा, ये हमारी पिगमेंटेशन को ऐसा समझिए कि जड़ से उखाड़ देना जिसे कहते हैं ना, हाँ। वो ये चीज़ करता है। और हमारे रिंकल्स हैं फेशियल से वो भी नहीं जाएंगे। हमारे रिंकल्स हो गए, हमारी सन टैनिंग हो गई, तो ये आपके परमानेंट रिमूव हो जाते हैं क्योंकि आपके नेचुरल सेल ही एक्टिव हो जाएंगे। जब सेल एक्टिवली काम करते हैं तो आपका फेस जो है वो नेचुरली यंग भी हो जाता है, ग्लो भी आ जाता है और आपकी स्किन टोन तो वैसे भी फेयर हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा। और ये तो मैं कहती हूँ हर लड़की का और अब तो लड़के का भी पैदाइशी हक है खूबसूरत दिखना है, सही है ना। और इसी खूबसूरत दिखने वाली खूबसूरत सी बातों के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत होने की बातें भी चल रही थी और हम उन्हीं बातों के साथ जो है खूबसूरत सी ब्रेक पर गए थे। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूँ आपसे, ये जो लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, PRP होता है या बोटॉक्स, फिलर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके मेजर मिसकॉन्सेप्शंस इस वक्त या कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस कौन से हैं जो मतलब हमारी ऑडियंस को सिर्फ या तो नाम पता है बट अंदर की अंदरूनी खाना की जो बात है वो नहीं पता कि यार कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए कैसी साबित होगी? These are all effective but temporarily effective. ओके, ये आप जहन में रख दें उनको। हमारे जैसे बोटॉक्स है, बोटॉक्स में हम नर्व ब्लॉक करते हैं तो वो 3, 4, 6 मंथ तक मैक्सिमम चलेगी, उसके बाद फिर आपकी वही चीज़ें एग्जैक्टली हो जाएंगी जो आप पहले थी। सही। तो वो टेम्पररी है। लोग ये समझते हैं बोटॉक्स करने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाए, नहीं, दैट्स द नर्व ब्लॉक, से इन्वेसिव। अब आ जाते हैं लेज़र पे। लेज़र टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि कुछ टेम्पररी है, कुछ चीज़ें हैं वो परमानेंट है, लेकिन अगेन इट इज़ द इन्वेसिव। ओके, कहीं ना कहीं वो आपकी अंदर को चीज़ें को डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं। सही। या बोटॉक्स है या और भी जो चीज़ें जो होती हैं वो इन्वेसिव हैं। और बाहर ये ट्रेंड है कि लोग मिनिमल इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव चीज़ों पे आ गए। वो कहते हैं हमारे यानी बॉडी के अंदर की चीज़ों को आप छेड़छाड़ नहीं करें। यहाँ पर तो मैंने सुना है पता नहीं ग्लूटाथायोन पता नहीं क्या क्या देते हैं कि मैं जो है वो गोरा हो जाऊं या गोरी हो जाऊं। देखिए वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। IV इंजेक्शन लोग लगाते हैं, यहाँ तक जाते हैं। बहुत मेजर है इस वक्त। मैम आपने क्या छेड़ दिया है? आप ऑस्ट्रेलिया में या किसी को भी वहां पे कहें कि मैं आपको ब्यूटीफाई करने के लिए आपको मैं ड्रिप तो बड़ी बात है, वो तो कोई लगाएगा, वहां अलाउ ही नहीं है। नीडल भी वहां तो वहां पे अलाउ ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं देते हैं वो गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां पे मेडिकल है फ्री। तो होता यह है कि गवर्नमेंट ने बड़ा चेकअप रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सिक हो गई या हो गया तो ये हमारे गले में आएगा, यानी हमारे पास आएगा ना इलाज के लिए। तो उन्होंने क्या किया है, हर स्टेप को, इवन क्यों वहां पे रोड, रास्ते, हर चीजें जो है ना वो इस तरीके से बनाते हैं, पाथवेज ऐसे बनाते हैं कि कोई गिरे भी नहीं। क्योंकि अगर ये गिरेगा तो गले हमारे आएगा ना। अपने पैसों से थोड़ी हॉस्पिटल जाएगा, वो हमारे पास आएगा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, और हमें उसके ऊपर इतने सारा लाखों डॉलर हमारे पास खर्च। तो उन्होंने उसको हर चीज को ऐसे बनाया है सेफ्टी। आपने सुना होगा ना कि बाहर जो है वो बहुत ज्यादा आदमी सेफ है। वो सेफ रास्ते से चलने से लेके लोगों के और एनवायरनमेंट में सेफ्टी उन्होंने इसलिए रखी है कि अगर हम सेफ नहीं रखेंगे तो ये हमारे गले आएगा, गवर्नमेंट के गले पड़ेगा। यहां पर तो आपको सब बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
नो डाउट हमें अपनी धरती है, प्यार है, हमें लेकिन- मजा आता है यहाँ पे रहने का। भले मैंने 18 कंट्रीज जो है वो आई हैव सीन द 18-20 कंट्रीज, लेकिन बहुत अच्छा होता है। लेकिन व्हेन आई कम बैक हियर ऐसा लगता है आदमी जो है ना अपनी माँ के पास आ गया। क्या बात है, क्या बात। तो वो होता है, लेकिन ये सेफ्टी सिक्योरिटी जो है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि लोग जैसे भी करें। आप मैं सबको यही एक मैसेज देता हूं कि डू नॉट गो टू द इन्वेसिव थिंग्स। हाँ, आप उसको ना करें। देखें अब ग्लूटाथायोन या और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चलती हैं, जो आईवी देते हैं इवन ड्रिप में, तो वो तो हमारी खाली स्किन में जाएगी क्या? वो तो हमारे ब्रेन में भी जाएगी, हमारे ओवरीज में भी जाएगी, हमारे लंग्स और हार्ट। ट्रेंड हो गया आजकल का जो आईवी ड्रिप्स है ना, ये तो ट्रेंड हो गया है कि अब हर कोई बोल रहा है आप वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा लें, आप जो है वो फैट रिड्यूस ड्रिप्स लगवा लें, आप ये ड्रिप्स लगवा लें, ये तो ट्रेंड हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अलाउ नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आप ये नहीं कर सकते। तो उसका सारा ख्याल रखना चाहिए कि आप या तो बिल्कुल नॉन इन्वेसिव करें या मिनिमल इन्वेसिव करें, और वो लोकल हो, क्योंकि आप जब ब्यूटी की बात करते हैं तो वो लोकल ब्यूटी है ना, तो उसके लिए आप करें। आपको अंदर की ब्यूटी चाहिए क्या? अंदर की ब्यूटी के लिए आप नमाज पढ़ें, अंदर की ब्यूटी हो जाएगी। क्या बात है, खूबसूरत बात की, सीरियसली। हाँ, वहां से आपकी ब्यूटी मिल जाएगी। जहां से आपको अंदर की ब्यूटी चाहिए तो अंदर की ब्यूटी के लिए जाए ना। हाँ, तो आप उससे ताल्लुक रखें ना, अल्लाह से आप कांटेक्ट करें, आपके अंदर क्या बात है, क्या सफेद हो खूबसूरत जाएगा। बात। अच्छा, इसी बात पे मुझे एक बड़ा मजेदार सा सवाल याद आया, वो ये कि हम जब डूज एंड डोंट्स पे बात करते हैं कि भाई अगर आप कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, लाइक हम आपकी बात करते हैं कि बायो नीडलिंग की अगर हम बात करें कि हम वो करने जा रहे हैं, तो आपको उससे पहले किस तरह से ख्याल रखना चाहिए अपने फेस का, या कुछ खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, और उसके बाद ये हैं कुछ प्रिकॉशंस हैं? देखें, हमारी ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है। सही, ठीक है, आप कोई भी जो है वो करा सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर यू वांट टू बी ब्यूटीफाई तो आप स्लीप सही करें सबसे Very पहले। कि important. यो पाकिस्तान में रात को 2 बजे तक रहते हैं और फिर लेट सोते हैं, सर, लेट 2? उठते हैं। सुबह तो सोते हैं तो जाके देखें, लोग। हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो ऐसे है कि नाइट में कुछ चीज़ें, यानी जब सूरज डूबता है तो उसके बाद हमारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, और उस हिसाब से हमें नींद करनी चाहिए। रात में नींद, अल्लाह ने रात जो है वो बनाई है सोने के लिए, एग्जैक्टली, काम के लिए नहीं बनाया। काम के लिए दिन बनाता है। तो हमारा थोड़ा ये सिस्टम उल्टा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में जैसा जहां मैं रहता हूं, 9 बजे के बाद कोई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। 5 बजे 6 बजे के बाद सब चीज़ें बंद, खत्म। 9-10 बजे होटलें वोटलें सब खत्म। सुबह 5 बजे लोग 6 बजे से उठ जाते हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको 5-6 बजे उठा हुआ मिलेगा, पूरा ऑस्ट्रेलिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं उठता हूं, सब ऐसे ही करते हैं। तो पहले तो है नींद, उसके बाद खाना पीना, कि आप जो खाते हैं वो कम से कम लॉजिकल तो हो ना। यहाँ पे आपको पता है घी भी, यहाँ तक गोश्त, हर चीज़ जो है वो 2-4 पता नहीं कौन कौन सी मिलती है, उसके ऊपर कंट्रोल है नहीं। तो उसके खाने पे थोड़ा हेल्दी डाइट होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी हेल्दी डाइट, स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर लोगों को चाहिए जाना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो डाइट है, थोड़ी सी एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक्सरसाइज मैं अभी 1.5 महीने में, मैं रोज़ाना 1 डे में मुझे याद नहीं है, मैं 10 किलोमीटर जो है वो वहाँ पे वॉक करता हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरे 1 महीने में 10 किलोमीटर नहीं किए, क्योंकि बाहर इतनी डस्ट, माहौल और सेफ्टी नहीं है। कहाँ पे वॉक करें? कोई गाड़ी आके आपको मार देगी, तो हम वहाँ पर भी परेशान होते हैं। तो कहीं ऐसा माहौल हो पार्क में, यहाँ पे है हमारे पास वो वॉक करने की भी चीज़ें हैं, स्पेसेस हैं, वॉक स्पेसेस जो पार्क्स वगैरह हैं। हाँ, वो वहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक अगर ना कर सकें तो ट्रेडमिल वगैरह आते हैं, घर पे भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज, और सबसे ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम पीते हैं, हालांकि हमें ज़्यादा पीना। हम जो हमारे जैसे कंट्री है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी नहीं पीते हैं। वहाँ पे लोग जो है आप देखें, बाहर से कोई भी यहाँ पे आता है उसके हाथ में बोतल होती है, वो यहाँ पर पानी लेकर चलता है। वहाँ पर तो चलने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, यहाँ पे पानी नहीं पीते हैं। पानी है, उसको थोड़ा ख्याल रखें। और कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो सनस्क्रीन कोई भी हो वो लगाएं ज़रूर। सुबह जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले एक सनस्क्रीन लगा दें। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा बना हुआ है कि हम लोग सिर्फ कभी बीच पे जाना हो तभी सनस्क्रीन यूज करते हैं। लोग काफी सारे बोलते हैं यार तभी यूज करेंगे। नहीं, जो नॉर्मल हम अपने फेस के लिए करते हैं उसमें सिर्फ ये एक चीज़ ऐड कर दें, कोई भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। अब वो भी कोई
यानी असली होना चाहिए, बस ये हो कि नकली ना हो। यहाँ पर तो ये भी तो परेशानी बड़े होती है। मसले मसाइल हैं। हाँ, मसले मसाइल हैं। तो वो सनस्क्रीन, इससे कुछ वो अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। देखिए एजेस की जो चेंजेस हैं वो तो होनी है, वो नेचुरल है। हाँ। हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको हम एज के हिसाब से या हम जो है ना उनको हम डिले कर सकते हैं। हाँ। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमारे पास एआई है। अब एआई आपको हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको हम एआई पे बिठा देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आपको बता देगी कि आपकी एज कितनी है और आपकी स्किन की एज कितनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि हमारे पास थोड़े ही स्किन के पेशेंट आए थे, तो उनको हमने बताया, उनकी एज समझें कि थी 40, तो उनकी जो स्किन एज थी वो 60 थी या 55 थी, या ऐसे थी। स्किन एज बहुत उनकी बड़ी थी। यहाँ वहां पे अलग है, उल्टा है। वहां अगर 60 का है तो एज आती है 40। स्किन एज वो देखें, मेरी असेसमेंट हो सकता है ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एआई इज वेरी करेक्ट। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है, ऐसा ही ऐसा ही। वहां पे एज बड़ी देखती है, स्किन एज छोटी। यहाँ पे स्किन एज बड़ी और बंदा बंदी बहुत छोटे। डॉक्टर महक, अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि अभी जो 10 या 20 जो आप लोगों ने पेशेंट्स कंसल्ट किए हैं उसमें 4 ही स्किन के आए थे, लेकिन डेली बेसिस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेजर पेशेंट्स या मेजर क्लाइंट्स जो हैं वो स्किन के लिए आ रहे हैं, हेयर के लिए आ रहे हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा जो है वो मेंस हेल्थ के लिए आ रहा है। अच्छा, ओके। फर्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है मेंस हेल्थ, हाँ, और सेकंड पे जो है वो कुछ हेयर के अबाउट कंसर्न है, कुछ फीमेल्स भी हैं, कुछ मेल्स भी हैं। मतलब फीमेल्स में ज़्यादा रुझान देख रहे हैं हम स्किन ट्रीटमेंट्स का या मेल्स में? फीमेल्स में, क्योंकि मेल्स को यहाँ पे फीमेल्स में भी जो है वो इतनी अवेयरनेस हम कहें नहीं है कि नहीं है है। ऐसा इवन जो हमारे यहाँ जो मेल्स हैं वो आए थे, हमने जिनका किया है, उनको ये भी नहीं था पता, उनकी स्किन में यहाँ पे कॉमन हो गया है। हम कहते हैं 2 टोन, यहाँ पे 3 to 4 टोन भी स्किन हमारी हो जाती है फेस की। तो उनकी जब हमने देखी तो यहाँ से एक है, यहाँ से दूसरी है, यहाँ से फिर तीसरी है, यहाँ से उनकी स्किन चौथी है। हाँ। जब हमने उनका जो है वो इनिशियल प्रिपरेशन हम करते हैं ना, तो जब हमने वो उनकी की तो उनकी स्किन जो थी वो बैलेंस होना शुरू हुई। अच्छा, मतलब ट्रीटमेंट से पहले एक इनिशियल प्रिपरेशन। हम उनकी क्लीन अप एंड डिफरेंट लाइट्स थेरेपीज और सब कुछ करते हैं जिससे उनकी स्किन जो है वो उनके सेल इतने एक्टिव हों कि हम जो बायो माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। हाँ, बिल्कुल। तो जब हम उनके पिक्चर्स पहले हमने उनकी ली थी, क्योंकि उनको बाद में फिर डिफरेंस दिखाना था। सही। तो वो बोल रहे थे कि मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, मैं तो वैसा ही हूँ जैसे मैं पहले था। क्योंकि स्किन बैलेंस हो गई। क्योंकि उन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया था। वो मिरर में खुद को पहले उन्होंने कभी शायद ध्यान से देखा ही नहीं था। हाँ। जब मैंने उनको उनकी पिक्चर्स दिखाई तो वो खुद बोल रहे ये मैं हूँ, ये थी मेरी स्किन, इतने कलर्स थे मेरी स्किन में और इतनी डैमेज थी मेरी स्किन। तो मैंने कहा हाँ यही आपकी स्किन है, आपकी पिक्चर्स कोई आधा घंटा 1 घंटा पहले आपकी ये पिक्चर्स ली गई है और अब आपकी स्किन देखिए। तो उसने कहा कि अब जो है वो मुझे पता चला है कि यहाँ पे स्किन के जो है वो क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं डेली अपना फेस देखता हूँ कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे मेरी स्किन में। अच्छा, ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है टोटल ना, लेकिन उससे पहले जो आप स्किन प्रेप करती हैं मैं चाहूँगी उसका भी बताएं कि क्या टाइम ड्यूरेशन होता है और उसके बाद भी डिफरेंट सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं या एक सिटिंग में थोड़ा मामला सेट हो जाता है? अच्छा, इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन जो है वो कितनी जो है वो वर्स्ट हो चुकी है। अगर आपकी स्किन नेचुरल है, बैलेंस है, तो आपके लिए 1 to 2 जो है वो सेशंस इनफ है। ओके। अगर आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ही वर्स्ट हो चुकी है देन वी विल गो टू 3 or 4 ट्रीटमेंट्स। उसके बाद फिर ये परमानेंट, अच्छा ये परमानेंट कितना परमानेंट स्टे करेगा? ये आपके सेल्स जितना टाइम, क्योंकि आप लोग कुछ अलग से तो ऐड ऑन कर नहीं रहे ऑब्वियसली। नहीं, आपके सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं परमानेंट। बट ये है कि आप उसको, जैसे हम हमारी नेचुरल स्किन है उसकी हम कैसे केयर करते हैं, उसको हम बैलेंस कितना रखते हैं, तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप अपनी नेचुरल स्किन का केयर कर सकते हैं तो आप ट्रीटमेंट के बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें हैं ही नहीं। तो नेचुरल चीज़ है, आप उसको जितना बैलेंस रखेंगे, सन ब्लॉक आप लगाएंगे और धूप में ज़्यादा कम नहीं जाएंगे और पानी हाइड्रेट खुद को रखेंगे, तो आप लॉन्ग टाइम तक जो है वो
आपकी वो चीज़ें बैलेंस रह सकती हैं। अच्छा, जैसे हम लोग हेयर एक्सटेंसो करवाते हैं, मतलब कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो एक होता है कि यार 72 आवर्स तक आपने वॉश नहीं करने, कभी कोई फेस ट्रीटमेंट ऐसा हो रहा, तो यहाँ भी है कुछ रिस्ट्रिक्शंस कि भाई मुंह नहीं धोना या हाँ, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको वो नीडल्स फील होती हैं, तो जब आप प्रेस करेंगे तो आपको वो नीडल्स फील होंगी। दैट्स वाई आप 2 to 3 डेज आप फेस वॉश से अपना फेस वॉश नहीं करते, सिंपल पानी से ही बस आप ऐसे ही, वॉश हाँ, करते ओके। हैं। आफ्टर दैट जो है वो आप रेगुलर अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। क्या बात है भाई। और मैं समझती हूँ, अभी भी मैंने कहा था कि खूबसूरत बनना, खूबसूरत होना, खूबसूरत दिखना ये सबका हक है और ये सबको अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब ख्याल नहीं करते हम अपना, जैसे अभी मैं इंट्रो में भी बात करी थी और आपने भी कहा कि यहाँ हमारे पास परेशानियाँ इतनी हैं कि हम परेशान, लेट सपोज अगर कभी बंदा सैलून जाने का सोचे, अपना एक मार्जिन सेट करे कि अच्छा ठीक है मेरा ये एक्सपेंस आएगा सैलून में, मैं जाके ये पैसे सैलून में अपने ऊपर लगा लेती हूँ और थोड़ी देर में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए तो फिर बंदा सोचे कि यार मैं या तो बिल पे कर लूँ या थोड़ा सा यहाँ देख लूँ। नहीं, लोग यहाँ पे सिर्फ पार्टी के लिए, शादी के लिए, उसके लिए तैयार होते हैं, वो अपने लिए तैयार नहीं होते, अपने घर के लिए तैयार नहीं होते, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए तैयार नहीं। ये तो अपने लोग हैं, लेकिन बाहर ये उल्टा कॉन्सेप्ट है ना। वो खुद के लिए तैयार होती हैं, वो कहती है आई शुड बी हैप्पी, आई मस्ट हैव लुक ब्यूटीफुल। मैं अपने के लिए, जो वो खुद के लिए ब्यूटीफाई होते हैं। और यहाँ पे ये उल्टा ट्रेंड है, वो खुद के लिए ब्यूटीफाई लोग नहीं होते हैं, वो लोगों के लिए होते हैं, चैनल के लिए होंगे, बाहर सेलिब्रिटी के लिए, मॉल में जाने के लिए, घर में नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद के लिए तो करते ही नहीं है। वहां पे ये उल्टा है, वहां पे वो खुद के लिए जो है वो ब्यूटी, तो हमेशा वो खुद के लिए सोचते हैं। आपने अभी पूछा था परमानेंट, देखें परमानेंट जो है वो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात है। बेशक। तो अगर हम मेंटेन रखते हैं उस चीज को तो वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो चीज चलती है। टोनर की, अब जैसे आपने बात की, कल कुछ 2 दिन पहले मैंने 4-5 जो 2-3 मैंने पेशेंट देखे थे, हालांकि वो मेंस हेल्थ के लिए आए थे, तो मैं, लेकिन उनकी स्किन भी काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें कंसल्ट करें। अब हमारे पास एक शेड कार्ड है, तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई अब इस आपके जो है ना वो इस आपका टोन जो है वो इस लेवल पे है, इस कार्ड्स के इस मैच से मिलता है। तो मैंने, अब वो मैं तो परेशान हो गया ये यहाँ पे, वहां पे नहीं है। तो मैंने कहा, अब उसको मैंने क्या कहा कि आपका यहाँ पे जो आपकी स्किन है वो इस टोन से ये है नंबर, और यहाँ पे जो स्किन है ये नंबर है, और यहाँ पे स्किन ये नंबर है तो उनको मैंने 3 बताया कि भाई आपके ये जो है ना वो 3 नंबर है। अब ये पता नहीं अब क्या करें हम, ठीक है ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा तो फिर ये होगा एटलीस्ट आपका एक तो कलर आ जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। डॉक्टर महक आपका भी बेहद शुक्रिया, और आप लोग जो हमें देख रहे हैं, यकीनन अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी खूबसूरत बन जाएं और मतलब आप ये वाला ट्रीटमेंट करें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। हमारी टीम जो है वो रेफर करेगी आपको अस्कोरियन एस्थेटिक की तरफ। डॉक्टर साहब फिर जब आप वापस आएंगे तो एक और सेशन हम रखेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद चेंज सेगमेंट में आपको ज्वाइन करेंगे फूडी हजरात, फूडी मेरी सारी बहनें जरा मुतवज्जो हो जाएं, क्योंकि अब उनके मकसद का और उनके मतलब का एक जबरदस्त सा सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और हम बड़ी मज़े से खूबसूरती की बातें कर रहे थे। और खाना भी तो खूबसूरत ही होता है यार, खाने में कब कोई जो है वो बदसूरती होती है, अल्लाह माफ़ करे बोलना चाहिए। खाना मैं समझती हूँ आपकी टेबल सजी हुई हो,
ऐसे लवाजमात से सजी हुई हो और इतनी खूबसूरत लग रही होती है आपकी वो टेबल। जिस तरह से इस वक्त नई सुबह की टेबल सजी हुई है, आप लोगों को पता है कि अमूमन ऐसा होता रहता है कि जितनी भी सारी हमारी प्यारी प्यारी सी होम शेफ्स होती हैं, हम उनको बुला रहे होते हैं अपने शो में और वो बड़े मज़े मज़े की अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे बना के ला रही होती हैं, कभी मीठा कभी तीखा, ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहता है। आज का शो सारी फूडी बहनों के नाम, यार बहनों के नाम ही क्यों करें यार, लड़के भी तो खाते हैं ना, अच्छा खाते हैं वो लोग तो और वो हमेशा हमें हमारे जो हैं घर वाले यही कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तो खैर बहरहाल ये है कि जिनके वो कहते हैं यार तुम्हारे हाथ में जायका है, अगर तुम अच्छा खाना बनाती हो तो तुम अपने शौहर पे राज करोगी, लेकिन यार ऐसा ये मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी हैं ना तो आप अपने शौहर के दिल पे राज करेंगी। लेकिन मैं आज अपनी 2 बेहतरीन शेफ्स जो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज में मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और इस साइड से जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा लूँ फिर मैं आपको बात बताऊँगी। एक बहुत बेहतरीन शेफ आज नई सुबह की टेबल पर लेके आई हैं, वो एक इंडियन कुजीन जो है खमन ढोकला। और ये पाकिस्तान में क्या मैं समझती हूँ कराची की अगर हम बात करें बेसिकली तो बहुत रेयर है कि हमें कहीं किसी रेस्टोरेंट पे मिल जाए और कहीं भी हमें अगर नज़र आ जाए तो हम फ़ौरन सोचते हैं कि यार हम ऑर्डर करें खाएं। अच्छा मैंने अभी तक कराची में सिर्फ एक ही जगह का ट्राई किया, ऑब्वियसली हम कोई किसी मतलब नाम नहीं ले सकते बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी जो है वो ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट मुझे जो है वो उनसे उनके ढोकले से दिखने में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी तक ट्राई नहीं किया, ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा। ये लेके आज नई सुबह के स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत प्यारी शेफ मौजूद है। वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में नई सुबह में शेफ शाजिया जब्बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह फ्रेश माशाल्लाह। बिल्कुल विद खमन ढोकला। बिल्कुल। अच्छा मैंने सवाल की बात कही थी ना, जो मैंने बात की बात कही थी वो मैं अभी करती हूँ, लेकिन पहले लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारी एक और शेफ मौजूद हैं जिनसे इंट्रोडक्शन करवाना आपका बहुत ज़रूरी है। जो कि आज यहाँ पे मैं जो चीज़ देख रही हूँ ना वो हमारे घर में ऐसा है कि मेरी अम्मा बोलती हैं कि अगर इस तरह की कोई मट्टी के बर्तन ना हो, मट्टी की हांडी ना हो तो अच्छा मुझे खाने का उनको टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो ये भी कॉन्सेप्ट उनसे भी ज़रा पूछेंगे कि आज वो जो बारबेक्यू चिकन बिरयानी लेकर आई हैं वो लेकर आई हैं मट्टी की हांडी में, और इस पे बहुत सारी और भी बातें करनी है। हमारे साथ नई सुबह के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एन अली खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया। पर पहले आपसे ज़रा शुरू करते हैं, ये हांडी वाला क्या कॉन्सेप्ट है? हांडी वाला कॉन्सेप्ट ये है कि देखें पहले तो बनता ही मिट्टी के बर्तनों में खाना था, और ये कॉन्सेप्ट हमारे बड़ों से ही आया है कि वाकई ये बात ठीक है कि मिट्टी के बर्तन में आप कोई भी चीज़ बनाएं उसका टेस्ट जो है वो अलग ही डेवलप होता है। उसमें जो एक सोंधापन होता है ना वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। अच्छा बेसिकली ये बिरयानी मैंने इसमें बनाई नहीं है, लेकिन मैंने गर्म करके इसको सर्व किया है क्योंकि मिट्टी की हांडी में चावल बहुत जल्दी लग जाता है और वो ये गर्म देर तक रहती है तो वो उस वक्त तक कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है, तो यहाँ तक पहुँचने तक वो चावल जल के स्मेल कर लेता है, तो इसलिए मैंने इसमें सर्व किया है, कुक नहीं किया है। लेकिन मैं मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ सर्विंग के अलावा कुकिंग में भी, क्योंकि एक अलग ही टेस्ट डेवलप होता है। लकड़ी के स्पून हो, मिट्टी के बर्तन हो, बेहतरीन दाल और सब्जी। नॉर्मल ग्लास में पानी पी लें और मिट्टी के ग्लास में पानी बहुत डिफरेंस मतलब तो रख के थोड़ी देर पीना चाहिए। बहुत उसके फायदे भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक कॉन्सेप्ट ये भी हमारे यहाँ चला था कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से शायद स्टोन्स हो जाते हैं किडनीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो एक मिथ है। और दूसरी बात ये है कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ दाल और सब्जी, स्पेशली आप मिट्टी की हांडी में बनाएं, आप गोश्त भी बनाएं, बेहतरीन खाना बनता है और नॉर्मल से ज्यादा आपको टेस्ट आएगा इसका। क्या बात है, जबरदस्त। मैं ऑफ एयर शेफ शाजिया से बात करी थी, मैंने उनसे पूछा कि आपने कुकिंग कब से स्टार्ट की, तो उन्होंने कहा शादी के बाद। मैंने बोला ओ नाइस, वाओ। मेरा शादी से पहले कहनी है इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं चाहूंगी प्लीज हम इस पे जरा बात करेंगे शेफ शाजिया। बिल्कुल ये हादसा क्या? बस जब सर पे पड़ती है ना तो बंदे को आ ही जाता है। अच्छा तो मतलब बिल्कुल शादी से पहले कुछ भी नहीं बनाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आता ही नहीं था। अम्मी को फोन करके कहती थी अम्मी ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, लेकिन फिर अम्मी रोना आ जाता था उस वक्त तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, हर चीज बना लेती हूँ। वो हमें दिख रहा है, हर चीज बना लेती हूँ। यही ना शौक ना होते हुए भी देखें। क्या बात। अच्छा मतलब शादी को कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह ये बोलूंगी तो फिर आप कहेंगे नानी और दादी दोनों हूँ मैं तो। माशाल्लाह, लेकिन फिर भी बताएं तो सही ना कितना अरसा हो गया? 30 इयर्स हो गए।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले हम शेफ शाजिया से बात करते हैं। शेफ शाजिया बता रही थी कि 30 साल से कुकिंग कर रही हैं, लाइक शादी के बाद कुकिंग कर रही हैं। अच्छा, पहली डिश शेफ शाजिया क्या बनाई थी आपने? सेवइयां जो शादी के बाद बनती है। अच्छा, वो वाली सेवइयां तो सही बनी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। लो, बंदी शादी से पहले कुछ नहीं बनाती। अम्मी से फोन करके पूछ लिया था ना। सेवइयां और फिश बनाई थी आपने? जी। और बहुत अच्छी बनी। बेसिकली मैं मेमन फैमिली से हूँ ना, तो अच्छा, हमारे अच्छा। में ये रस्म होती है फिश कि की जब आप और पहले कुछ ना कुछ बनाओ तो सेवइयां और मछली। अच्छा, सबसे पहले ये रस्म होती है कि मतलब सेवइयां और मछली बनाए। घर में मीठा बनना चाहिए। मीठा तो वो तो हम बोलते हैं यार, बहू का खीर में हाथ डलवा लो। एक होता है तो वो बेसिकली दोनों ट्रिकी डिशेस है ना, फिश और सेवइयां दोनों दोनों को चीजें संभालना। वो देखती तो रहती थी अम्मी को, लेकिन कभी इंटरेस्ट वो नहीं हुआ ना कि करूं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंटरेस्ट हो गया या मजबूरी में कर रही हैं, ये बताएं। नहीं इंटरेस्ट है अब तो इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, इसको एज अ प्रोफेशन कब से लेके चल रही हैं? मतलब कुकिंग जो एज अ प्रोफेशन 3 साल से। 3 साल से कर रही हैं। ओके, मैं समझती हूँ। वैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जो कोविड आया था ना, उसने हमें बहुत सारी अच्छी होम शेफ्स दी हैं, क्योंकि कोविड में ये हुआ था कि यार हमारे बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उनका कारोबार बंद हो गया था, ज़ाहिर है सब घर बैठ गए थे। पूरी दुनिया ऑलमोस्ट पता नहीं कितने साल पीछे चली गई थी। तो यहाँ पे हमारी औरतें ही थी जिन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो खाना हम बनाते हैं, जो हमें हमारी स्किल्स हैं, चाहे हम सिलाई करते हो, चाहे हम खाना बनाते हो अच्छी, चाहे हम कढ़ाई करते हो, तो ये स्किल्स अब हम यूज़ करते हैं और हम थोड़ा सा आपका सहारा बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे कि देखो हम भी कर सकते हैं, हम सिर्फ आपका सहारा बनने के लिए करते हैं। अच्छा, आपने कब से ये मतलब शोभा ज्वाइन किया? ये शोभा समझ लें वो एक मिसाल होती है ना, पूत के पैर पालने में नज़र आने वाली। तो ये समझ लें थोड़ी सी कुकिंग जो है वो स्टार्टिंग से ही मेरे एक तो ब्लड में भी थी। सही। और दूसरी चीज़ ये कि शौक बहुत था कुकिंग का। तो मैंने इनिशियल स्टेज पे जैसे 9 मैट्रिक के बाद बच्चों की छुट्टियां होती है ना, उस वक्त से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तकरीबन 25 इयर्स हो गए मुझे कुकिंग करते करते। ओके। 22 साल मेरी शादी को हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 9 साल मुझे समझ लें 8 से 9 साल इस प्रोफेशन में हो गए। प्रोफेशन में हो गए होम शेफ, एज अ होम शेफ। एज अ होम शेफ। अच्छा, कोविड की जैसे आपने बात की, तो कोविड के दौरान ये हुआ कि बहुत सारे काम जो है वो होम बेस्ड हो गए थे। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो उसमें लोगों को ना रेस्टोरेंट से खाना मिल रहा था ना कहीं और से। ऐसा ही है। तो एक होम शेफ का जो है वो ट्रस्ट भी डेवलप हुआ। एग्जैक्टली। फिर लोगों ने जब सर्च किया और उन्हें पता चला कि भाई बाहर से बेहतर भी है, क्वालिटी भी बेहतर है, क्वांटिटी भी बेहतर है, और फिर हाइजीन के हवाले से भी देखा जाए तो। और फिर ये कि जो आपको चाहिए आपको फौरन आपके डोर स्टेप्स पे मिल रहा है हर तरीके से। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग जहाँ थे वो स्टक हो गए थे, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जहाँ था वो वहाँ स्टक हो गया था। ज़ाहिर फ्लाइट्स नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें ये हुआ कि जिन लोगों की फैमिलीज जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स भी थे और जो नहीं भी थे, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कांटेक्ट किए। सही। और उसमें उन्होंने कहा कि पूरी पूरी फैमिलीज कोविड का शिकार थी। ऐसा ही है बिल्कुल। तो खुद से कुछ काम भी नहीं ज़ाहिर कर पा रहे थे। इसमें बात चीज़ें तो ऐसी हैं जो मेरी शायद फैमिली को भी नहीं पता कि मतलब इस तरीके से मैंने किया कि कहीं से भी कोई कांटेक्ट मिला या वो हुआ तो मैंने उनको पहुंचाया खाना। मैंने कहा आप पेमेंट की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आप एक इंसानियत भी होती है कि हम उसको देखें। ये हमने इस तरीके से भी किया, लोगों को समझ में आया, हमारा टेस्ट भी अच्छा लगा, क्वांटिटी बहुत अच्छी लगी। मेरे अमूमन कस्टमर्स का कहना ये होता है कि हम एक बंदे के लिए कहते हैं और तकरीबन 2.5 बंदा पेट भर के खाता है। तो बस वो एक अल्लाह का करम भी है। 8-9 साल से 8-9 साल डेवलप हो जी। वो तो 25 साल से डेवलप था। मतलब मैं कुकिंग तो अपनी शादी से पहले से कर रही हूँ, एज अ प्रोफेशन मैंने इसको। अच्छा, मैं चाहूंगी जरा रैपिडली, क्योंकि शो थोड़ा सा हमारा खितामी मराइल में दाखिल होने वाला है, हम चाहेंगे आप रेसिपी हमें बताएं कि आपने कैसे ये बिरयानी बनाई है। वो रहा आपका कैमरा और ये रही आप और आप स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आज बनाई है चिकन बारबेक्यू बिरयानी। अच्छा, बारबेक्यू बिरयानी में और टिक्का बिरयानी में डिफरेंस है, क्योंकि टिक्का जो है बेसिकली इसको फ्राई किया जाता है या रोस्ट किया जाता है, और बारबेक्यू बिरयानी में सिर्फ इसका स्मोक होता है रॉ मीट के अंदर। ठीक है, तो हमने इसको मैरिनेट किया है। मैंने 750 ग्राम राइस लिए हैं, 750 ग्राम चिकन ली है, और इसमें मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 3 अदद दरमियाने साइज़ की इसमें प्याज है, 1 कप दही है, और हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन में जो है वो पिसा गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसा गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ठीक है। इसको हमने मैरिनेट किया। इसमें मैंने पिसी मिर्च या किसी भी किस्म की रेड चिली यूज़ नहीं की। ठीक है, क्योंकि फिर वो एक हार्श फ्लेवर आ जाता है मीट में और मसाले में। ठीक है, इसको हमने मैरिनेट किया है। मैंने सिर्फ 10 मिनट्स मैरिनेट किया है। इसके बाद कोयले का मैंने इसमें स्मोक दिया है तकरीबन ½ एन आवर। ठीक है, ½ एन आवर इसको स्मोक दिया है। इतनी देर में मैंने अपना मसाला डन किया।
जिसमें पहले मैंने स्लाइस्ड प्याज जो है वो ब्राउन की है, और जो कि 3 अदद मैंने बताई है। फिर उसके बाद 4 अदद मैंने बहुत बारीक काट के इसमें थिन स्लाइसेस टमाटर उसमें ऐड कर दिए, और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा दम दे दिया। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो गए तो उसको हमने भून लिया, और भूनने के बाद हमने अपनी तमाम मैरिनेट की हुई चिकन उसमें ऐड कर दी। ठीक है। उसके बाद हमने उसको मिक्स करके और 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया। जैसे ही उसका ऑयल छूटना शुरू हुआ, समझ लें जो दही था और जो ऑयल उसका ऊपर मसाले का आना शुरू हुआ, तो फिर हमने जो बिरयानी मसाला है होममेड मेरा जो है प्रिपेयर किया हुआ, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह जब तक हमने इसको दम पे रखा है, और हमने राइस अपने बॉईल किए हैं जो कि 750 ग्राम्स थे, उसको हमने सोक किया हुआ था हाफ एन आवर। फिर उसको हमने समझ लें कि आधा पतीला मैंने पानी लिया है, 1.5 लीटर समझ लें मैंने पानी लिया है। उसमें जितने चावल हों उतना ही उसमें नमक डालें, परफेक्ट होता है। अगर 1 कप चावल है तो उसमें 1 चम्मच नमक परफेक्ट बैलेंस है। तो 3 चम्मच मैंने उसमें नमक डाले हैं, टेबल स्पून्स। और हमने उसमें सारा खड़ा गरम मसाला डाल के, जिसमें दालचीनी, बादियान का फूल, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च सब डाल के, और हमने उसको बॉईल दे लिया है। बॉईल आने के बाद, क्योंकि हाफ एन आवर ये सोक थे राइस, तो 10 मिनट्स भी नहीं लगे इसको हाफ कुक होने में। ये 70% जब डन हो गए तो हमने इसको उतार के इसको दम दे लिया। वाइट राइस, फिर मसाला, फिर उसके ऊपर हरा मसाला तह लगा लिया हमने, और गार्निश करके हमने इसको दम पे छोड़ दिया। क्या बात है। ऐसे बनती है जी बारबेक्यू चिकन बिरयानी। अब मैं चाहूंगी शाजिया जरा खमन ढोकला की रेसिपी भी हो जाए जरा। थोड़ा सा बता दें, लोग आपके जैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन ये क्यों नहीं बना सकते, रेसिपी फॉलो करेंगे बिल्कुल बना लेंगे। चलें जी, वो रहा आपका नहीं, क्या लेकिन हाथ का जायका हाथ जरूरी का है। ये तो है, ये तो है। हर सबने चीज, रेसिपी हाँ, पूछी है बिल्कुल, मुझसे इसकी। बिल्कुल, रेसिपी बता हर एक का जायका अलग आज होता है। बता ही देते हैं। अच्छा, मैंने इसमें 1.5 कप बेसन लिया है, और इसमें मैंने 1/4 कप मैंने सूजी ली है। फिर इसमें भुना जीरा डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, और काली मिर्च। इसको सब मिक्स करके फोक से या विस्क से, फिर इसमें 1 कप पानी डाला है। फिर इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, और इसमें मैंने हींग आती है वो डाली है, और चीनी 1 टीस्पून डाली है। उसको मैंने मिक्स किया 1 कप पानी से, और उसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है। फिर इसको ढाँक के रख दें। इसके बाद इसको एक पैन लें, पतीला दें, मतलब उसमें क्वार्टर, मतलब उसको फिल कर दें पतीले को, उसको उबाल आने दें। और फिर उसमें स्टीमर, जैसे हम स्टीम केक करते हैं ना, इस तरह की जाली रख के उसमें ये पैन रख दिया 7 इंच का, उसमें मैंने ये सारा मिक्सचर डाल दिया। फिर उसको मैंने बेक किया है 12 to 13 मिनट्स के लिए, और फिर इसको स्टीम करके निकाल लिया। फिर इसका जो तड़का है ना, वो बेसिकली सारा बहुत, इसका तड़का बहुत मज़े का होता है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून पीनट ऑयल लिया है, और उसमें मैंने राई दाना डाला है, और उसमें मैंने तिल डाले हैं, इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, कड़ी पत्ते डाले हैं, फिर इसमें मैंने हींग डाली है, पिंच हींग, और उसको 1/4 कप पानी डाल के और 1 टीस्पून शुगर डाल के इसको उबाल आने दिया तड़के को भी अच्छी तरह। फिर इसके ऊपर मैंने ये सारा तड़का डाला है, और फिर इसको छोड़ दिया। अच्छा, इसकी जो सॉसेस है ना, ये बड़े मज़े की होती हैं। हाँ। रेड सॉस इसके साथ, इसके बगैर नहीं खाया जाता ना, इसके साथ खाते हैं तो इसका अलग ही फ्लेवर निकलता है। तो जो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसकी जो रेड सॉस की रेसिपी है, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च भिगो दें इसको 15 मिनट्स के लिए गर्म पानी में। फिर वो रेड चिली पाउडर आता है वो डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, और उसमें चाट मसाला डालेंगे, और उसको ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडर में। तो ये रेड सॉस हो गई। और ग्रीन सॉस के लिए हमने हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं, और लेमन जूस डाला है, और जिंजर का 1 पीस डाला है। उसको सब डाल के ब्लेंड कर दिया है। आप इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की है। क्या बात है। अच्छा, मैं जब शाजिया रेसिपी बता रही तो मैं सुन रही थी कि कितनी हेल्दी चीजें इसमें मौजूद हैं। जी बिल्कुल, है ना, मतलब हम क्यों नहीं, हम लोग, और डाइट करने वालों की तो बेहतरीन चीज़ है ये। अरे डाइट खैर। अच्छा, मैं ये क्योंकि ऑयल मतलब स्टीम होता है ना, ये स्टीम होता है, इस वजह से तो खाना चाहिए बिल्कुल, ये हेल्दी हो। अच्छा, अगर हम बना लेते हैं तो ये कितनी टाइम तक स्टे कर सकता है? अगर फ्रेश होता है ना तो ज़्यादा मज़े का बनता है। वैसे तो अगर मेरी बच्ची जो डाइट करती है वो तो कहती 2-3 दिन तक मुझे फ्रीज करके दे दो, मैं तो खाती रहूंगी। अच्छा, फ्रीज में भी? हाँ, फ्रीज भी हो जाता है, हाँ। फिर दोबारा से आप इसको, लेकिन फ्रेश का तो बिल्कुल अलग ही मजा है, एक अलग ही मजा आता है। अच्छा, मैं बता रही थी आप लोगों को भी कि मैंने खाए हैं कहीं और भी, बट ये कि वो मुझे वो सॉफ्टनेस या वो चीजें फील नहीं हुई। इसके स्पंज, मतलब ख्याल रखना पड़ता है कि सॉफ्ट रहे। सॉगी हो जाता है तो थोड़ा वो होता है ना, लेकिन अच्छा मतलब क्वांटिटी पानी की अगर आप सही डालते हो ना तो फिर सही रहता है।
फिर सही रहता है। अच्छा, इसके अलावा शाज़िया की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या चीजें अच्छी बना लेती मैं बेसिकली मेमन फैमिली से हूँ ना, तो मैं माश की दाल की मिठाई बनाती हूँ। वैसे हम लोग कहते हैं उड़दिया उसको। हैं? हमने और ट्राई गुड़ किया है, पापड़ी। हमने तो शो भी किया पूरा मिठाइयों पे। हमने तो गुड़ पापड़ी भी ट्राई की है, उरदिया भी ट्राई हाँ, किया ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत मज़े की बनती हैं, पूरी फैमिली में मशहूर है। मेरी अम्मी का जो टेस्ट है ना, वही टेस्ट मेरे हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी बात, ये बड़े मजे की बहुत बात मजे होती की है बनती जब कोई आपके हाथ का खाना खा के बोले यार जैसे आपकी अम्मी बनाती है आपने वैसे ही बनाया है। मतलब मैं समझती हूँ आपकी कुकिंग स्किल्स वही सारी आप समझते हो और बिरयानी मेरी बड़े मज़े की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसे अगर एनी आपसे पूछा जाए तो आपकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं? बिरयानी, पुलाव है और देसी कुजीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिरयानी एंड पुलाव प्लीज? यखनी पुलाव, बेसिकली पुलाव भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन कराची वाली बिरयानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बिरयानी और ऑथेंटिक बिरयानी बस कराची में मिलती है, ठीक है। तो ये तय वाली बिरयानी हो गई, एक मसाले वाली बेसिकली। और पुलाव, यखनी पुलाव की मैं बात कर रही हूँ, उसमें कई तरह के पुलाव हैं, लेकिन जो पुलाव ऑथेंटिक पुलाव होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि फिर बिरयानी, अगर आप पुलाव और बिरयानी में डिफरेंस लाना है तो एक प्लेन और एक मसाले वाला वही अच्छा लगता है। उसके साथ हमारे यहाँ समझ लें फ्लेवरफुल करने के लिए आप शामी कबाब रख लें उसके साथ हमारे यहाँ बनती हैं बघारे हुए जो दही बड़े होते हैं, दही फुल्की जिसे कहते हैं बेसिकली। और रेड उसके साथ चटनी टमाटर वाली जो मिर्चों वाली बेसिक जो चटनी होती है वो बनती है। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ। हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन डेवलप हो रही है, जो मतलब बहुएं बन रही हैं लड़कियां, वो इतने लवाजमात नहीं करती। नहीं करती। नहीं तो हमें ऑर्डर कर देना। वाह, बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन खुद के हाथ में भी तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना यार। इसीलिए तो हम हाजिर है ना। मतलब वो आप ये सोचते ही नहीं है। लेट्स सपोज हम अभी भी स्टिल नाउ ऐसा है कि अगर दोपहर में हमारे राइस, क्योंकि ये एक हमारा रिवायत है, कराची की भी कहीं की भी रिवायत है कि भाई दोपहर में हमने चावल खाने, डिफरेंट तरह के चावल खाने, भले कोई ग्रेवी वाला सालन हो उसके साथ बॉइल्ड राइस खा ले, लेकिन चावल खाने। ऐसे ही तो कभी चावल बन रहे होते हैं तो हमारे घर में एक रूटीन है भाई, रायता भी बनेगा, फिर सैलेड भी बनेगी, सेम है। फिर कोई अचार भी रखा जाएगा और फिर कोई जो है वो आप चटनी भी रखेंगे साथ। अब आप बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो गया बस यार खाना बना तो दिया, साइड फिलर्स क्यों बनाए? अच्छा, बहुत से लोग नहीं पसंद करते। मैं अपनी बात करूंगी कि ससुराल में भी और मेरे मैके में भी दोनों जगह खाने से ज्यादा कहते हैं साइड डिशेस जरूरी हैं। अच्छा, एक तो अपीलिंग भी बहुत लगता है, आपकी टेबल बहुत अपीलिंग लगती है, और उसके अलावा खाना अगर बिल्कुल सादा भी होता है ना तो उसको फैंसी कर देता है। उसमें मजा आ जाता है। अगर दाल भी है तब तक आप खाएंगे नहीं, वो कलरफुल भी कर देता है आपकी टेबल को। और दूसरी चीज ये है कि वो अगर आप दाल या चटनी रोटी भी खा रहे हैं ना तो वो इतना मजेदार लग रहा होता है। अगर उसके साथ आपने प्याज रखी है, खीरा है, या दही खा रहे हैं, और कुछ नहीं तो तली हुई मिर्चें हमारी बड़ी फेमस है, और ये मेरी मदर इन लॉ से मैंने सीखी है। लेकिन वो रेसिपी मेरी इतनी ज़बरदस्त है कि सब बहुत पसंद करते हैं। कभी मौका लगा तो जरूर आपको ट्राई कराऊंगी। जरूर। शो का टाइम बिल्कुल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। शाजिया, थैंक यू सो मच, आप इतना जबरदस्त ये लेकर आई हैं। लेकिन ये है मसला कि हम इसको थोड़ी देर ट्राई भी करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, वो हम ऑफ एयर ट्राई करेंगे भाई, हम अभी नहीं। और आपको मैं बताती चलूँ कि जैसे ही मैंने ये अनाउंसमेंट की है ना कि शो का टाइम जो है वो अख्ताम की तरफ पहुंचने वाला, हमारे कैमरामैन बिल्कुल रेडी हो गए कि बस अब शो खत्म होगा और उसके बाद जो है ना वो सब ट्राई करेंगे, सब रिव्यूज देंगे आपको। सही है ना? और आपको भी। लेकिन मैं चाहूंगी जरूर कि बस एक छोटे छोटे 1-2 लाइंस में जाते जाते जो यंग लड़कियां हैं जो कुकिंग की तरफ आना चाह रही हैं या अपने आप को एज अ प्रोफेशनल होम शेफ लाइन में एंटर करना चाह रही हैं, उनको क्या कोई टिप, कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूंगी कि देखें, देखने को तो आप YouTube से भी हर चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से सीखेंगे ज़्यादा बेहतर है। उसमें यह है कि देखिए YouTube पे आपको बहुत सारी चीज़ों के टेम्परेचर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी उसमें मिसिंग है ऑनलाइन, क्योंकि 100% हम उससे नहीं कर पा रहे, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे चीज़ें। लेकिन अगर आप कहीं भी सीखना चाहते हैं और जो भी आपका फोकस है, एक एम बना लें, एक फोकस कर लें कि भाई यही काम करना है आगे, और उसी में अपने आप को पॉलिश करते हैं। ऐसा ही है, बस आपका एम, आपका फोकस जो है प्रॉपर होना चाहिए। और आज का शो यहीं पे अख्ताम पजीर करते हैं। हम तो भाई ये सब ट्राई करने जा रहे हैं। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको यहाँ कनेक्ट कर देगी और आप भी ये अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात होने वाली है सेम टाइमिंग्स पे, लेकिन कुछ नए चेहरों के, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।